हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एक्सेल। तो आज हम लोग अक्टूबर का जो टॉप 50 प्लस क्वेश्चन का पार्ट 2 करने वाले हैं। हम लोग इसमें टॉप 30 प्लस क्वेश्चन आज डिस्कस करूंगा और बाकी इसका प्लस 30 प्लस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो इसीलिए मैं आज ये छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन आता है ऑपरेशन सीसा। जो ऑपरेशन सीसा है, विच वाज लॉन्च रिसेंटली, जो अभी अभी जो लॉन्च किया गया है, उसका एम क्या, जो कर्व करने का, जो इसका अवैध व्यापार पे अंकुश लगाने के लिए कौन सा किस क्षेत्र के लिए ये ऑपरेशन सीसा लागू किया गया है। आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए टर्टवाइज, ऑप्शन बी टिम्बर, ऑप्शन सी एग्जोटिक बर्ड और ऑप्शन डी टस्क। आप लोग इसका आंसर दीजिए, आपके पास 2 सेकंड का टाइम है। चलिए, आपको करेक्ट आंसर देता हूं मैं। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी टिम्बर। टिम्बर जो होता है, इसको इमारती लकड़ी के नाम से जाना जाता है। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है अभी, हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी कौन है, निर्मला सीतारमन जी। ये जो फेज 4 का जो है ऑपरेशन सीसा, ऑपरेशन सीसा लॉन्च किया गया है। इसे इलीगल ट्रेड फॉर टिम्बर के लिए, ये टिम्बर के लिए, टिम्बर के लिए स्पेशली इंक्लूड किया गया रेड सैंडल्स के लिए। तो जो ये जो ऑपरेशन जो सीसा फेज 4 लॉन्च हुआ है, ये कहाँ लॉन्च किया गया है? ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन इन इन्फोर्समेंट मैटर, न्यू दिल्ली में जो रिसेंटली में इसका ये हुआ था, उसी में ये ऑपरेशन फेज 4 लॉन्च किया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सलीमुल हक, सलीमुल हक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस पेशे से जुड़े हुए थे? किस पेशे से जुड़े हुए थे सलीमुल हक ने? इसका पहला ऑप्शन नंबर ए साइंटिस्ट थे या क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट थे, ऑप्शन सी में इकोनॉमिस्ट थे या राइटर थे। आप लोग को एक करेक्ट आंसर बताना है। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट? सलीमुल हक जो थे, सलीमुल हक क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सलीमुल हक जो है प्रोमिनेंट थी एडवोकेट फॉर क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट के लिए ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे। ये जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल क्लाइमेट डेवलपमेंट जो है ढाका में इसका हेडक्वार्टर है, उन्हीं का ये हेड थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस संस्थान ने एनपीएस फंड, एनपीएस फंड निकासी के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन अनिवार्य किया है? तो पेनी ड्रॉप, जो विड्रॉल ऑफ द एनपीएस फंड विच इंस्टीट्यूट है द मैंडेट पेनी ड्रॉप। ऑप्शन आपका आ जाता है आई आर डी ए, पीएफआरडीए, सेबी और आरबीआई। सेबी तो आप लोगों को पता है, सेबी का फुल फॉर्म होता है, सेबी का सेंट्रल एंड एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईआरडीए का इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी पीएफआरडीए, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म मैं लिख रहा हूँ। आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका कहाँ हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। आईआरडीए और पीएफआरडीए का हेडक्वार्टर, ये दोनों का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, आप लोग एक चीज़ और जान लेते हैं, जो अभी सीईओ हैं, किसका सीईओ? आईआरडीए का जो होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो अभी सीईओ हैं, वो देवाशीष पांडा है। ठीक है, देवाशीष पांडा। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग मूव करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। ठीक है, आप लोग ये सब लिख लिए? ये सब एक कॉपी पेन ले करके बैठिए और इसको नोट करते जाइए, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम जो भी होने वाला है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन प्ले करने वाले हैं। क्योंकि ये जो अपडेटेड करेंट अफेयर का जो सीरीज चला रहा हूँ, इसका ये सेकेंड पार्ट है। अक्टूबर का फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, ये सेकेंड पार्ट है। तो चलिए, आपको करेक्ट आंसर आप लोग को मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं।
तो अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक ऑफ इंडिया ये है। एक सेकेंड, थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कीजिए 1 सेकेंड के लिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। एज ऑफ 2023 विच क्रिकेट टीम इज द मोस्ट सक्सेसफुली इन ओडीआई वर्ल्ड कप। विच क्रिकेट टीम इज द मोस्ट सक्सेसफुल, कौन सा विश्व क्रिकेट एक 20 कौन सी विश्व कप के सबसे सफल एक दिवसीय टीम बन गई है। तो आपका ऑप्शन हो जाता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है जो ऑलरेडी 4 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्रिकेट टीम है। नेक्स्ट, और इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है, ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पे, इंडिया सेकेंड नंबर पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 188.3 मिलियन लोग किसी स्वास्थ्य स्थिति से पीड़ित है, जबकि केवल 37% को ही इसका निदान मिलता है। आप लोग को ये बताना है कि वो स्वास्थ्य कंडीशन है क्या। ऑप्शन ए नंबर है डायबिटीज, ऑप्शन बी में है हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी में है आर्थराइटिस एंड ऑप्शन डी में है अस्थमा। आप लोग इसका करेक्ट आंसर कमेंट में पिन कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हाइपरटेंशन। ठीक है। डब्ल्यूएचओ के एक रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक डब्ल्यूएचओ का एक रिपोर्ट के अनुसार एस्टिमेट किया गया है एटलीस्ट कम से कम 4.6 मिलियन डेथ, 46 लाख, 1 मिलियन का 10 लाख हो जाता है, तो 46 लाख लोग कम से कम प्रिवेंट होंगे 2040 तक हाइपरटेंशन के वजह से। ठीक है। इसमें वही है 2040 तक 4.6 मिलियन डेथ इन इंडिया कैन बी प्रिवेंटेड, सिर्फ इंडिया में इतना दिखा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर इज एसोसिएटेड विद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स 2023। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय समिति देयता भागीदारी नियम 2023 से जुड़ा हुआ। आपका ऑप्शन हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ठीक है। तो इसका आप लोग को करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रूल 2023। करेक्ट आंसर इसका होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो थर्ड अमेंडमेंट रूल आया 2023 में, ये 28 अक्टूबर 2023 से इफेक्टिवली लागू कर दिया जाएगा। रूल बिकम इफेक्टिव हो जाएगा, रूल बना दिया गया है इफेक्टिव, ये 28 अक्टूबर 2023 को हो जाएगा। ठीक है। किस चीज़ के लिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र द्वारा देखभाल और समर्थन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। क्या, इंटरनेशनल डे फॉर केयर एंड सपोर्ट ऑब्जर्व बाय यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। एक कब मनाया जाता है, आप लोग को ये बताना है। आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए 25 अक्टूबर, बी 29 अक्टूबर, सी 25 दिसंबर और डी 29 दिसंबर। करेक्ट आंसर क्या होता है इसका, करेक्ट आंसर बी 29 अक्टूबर। ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो गया बी 29 अक्टूबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो मनोस करके एक शहर है, वो आप लोग को बताना है कि ये जो शहर है कौन सा देश का शहर है। ठीक है। मनोस विच वाज द सीन इन द न्यूज इज द सिटी ऑफ विच कंट्री। मनोस जो है आप लोग को कौन सा कंट्री का ये शहर है। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, यूएसए और ग्रीस। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राजील। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्राजील। अकॉर्डिंग टू ड्रॉट हिटिंग इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ये जो मनोज शहर है, इसमें लगभग 2000 लोग, 2000 साल पहले, उसके 2000 साल के बाद इतना ड्रॉट और इसका हीटिंग इफेक्ट दिखा गया अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। ठीक है। ये जो प्री कैम्ब्रियन इनग्रेविंग है, जो प्री कैम्ब्रियन इनग्रेविंग पॉइंट है, तो ब्राजील सिटी ऑफ मनाउस में, जहाँ पे 2 नदियाँ, नाइग्रो रिवर का डार्क वाटर
और अमेजोन रिवर, ये दोनों मीट करती है जहाँ पे उसी ये दोनों मनोज शहर के पास ही दोनों नदियाँ एक दूसरे से मिलती है। यहाँ पे सेंटर में मनोज शहर पड़ जाता है, एक तरफ से आ जाती है नेग्रो रिवर। नेग्रो रिवर कहाँ बहती है? ब्राजील में बहती है। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, नेग्रो रिवर कहाँ बहती है? ब्राजील में बहती है, ठीक है। नेग्रो रिवर और अमेजोन रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच कंट्री इज एसोसिएटेड विथ B6113 न्यूक्लियर बम? कौन सा देश B6113 परमाणु बम से जुड़ा हुआ है? आपका ऑप्शन हो जाता है ए रसिया, बी इजराइल, सी यूएसए, डी चाइना। इसका करेक्ट आंसर होगा सी यूएसए। यूएसए जो है ये B6113 परमाणु बम बना रही है। इसका जो हिरोशिमा पे जो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वार कम से हुआ था 1939 से 1945 तक हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार। उसमें जो गिराया गया था हिरोशिमा पे बम, उसे 24 गुना पावरफुल और 14 गुना बड़ा है ये बम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इंडियन कंपनी सिक्योर 15,000 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर अ गैस कंप्रेशन प्लांट इन मिडिल ईस्ट? किस भारतीय कंपनी ने मध्य पूर्वी में गैस संपीड़न अंत्र के लिए 15,000 करोड़ रुपयों का परियोजना हासिल की है? कौन सा कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला है? आप लोग के पास ऑप्शन है मिडिल ईस्ट में टाटा, L&T, रिलायंस और ONGC, ठीक है। टाटा इंडस्ट्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है L&T। L&T जो है ये अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट करने वाली है। 15,000 करोड़ इसका बजट है अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट का। ये मिडिल ईस्ट कंट्री में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच कंट्री हैज बिकम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द 37th नेशनल गेम? 37 नेशनल गेम जो होने वाला है उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है? आपका ऑप्शन होता है पेटीएम, एक्सिस बैंक, इंडस बैंक और ड्रीम 11। 37वां जो राष्ट्रीय खेल होने वाला है, आप लोग को ये बताना है इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है। पेटीएम, एक्सिस बैंक, इंडस बैंक और ड्रीम 11, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, आप लोग खुद में सोचिए। आप लोग के पास 2 सेकंड का टाइम है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेटीएम। पेटीएम जो है 37th नेशनल गेम जो गोवा में होने वाली है, वो गोवा में होने वाली है, उसका जो स्पॉन्सर है, गोवा में जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है वो पेटीएम बना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी नेशनल गेम एट जवाहर नेहरू स्टेडियम पटोरदा, गोवा का एक जगह का नाम है पटोरदा, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किए हैं। ये 26 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर तक चलेगा ये गेम। इसमें लगभग 10,000 एथलीट से भी ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बन गया? पेटीएम। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तेल अवीव विश्वविद्यालय जो इजराइल की एक संस्थान है, इंडिया का कौन सा संस्थान के साथ मिल करके एक ये बनाने वाले हैं, मतलब विकसित किया है। क्या विकसित किया है? तेल अवीव विश्वविद्यालय जो इजराइल के साथ एक संस्थान ने अपशिष्ट जल से प्रदूषकों का पता लगाने के लिए अपशिष्ट जल aerogel absorbent to remove the trace pollutant from water, अप्रतिष्ठित जल प्रदूषण का पता लगाने के लिए एक एयर गेज अधिशोधक विकसित किया है। आप लोग को बताना है वो इंडियन कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है। आपका ऑप्शन हो जाता है IISc बेंगलोर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली और IIT खड़गपुर। IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IISc का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। अगर थोड़ा सा वीडियो फास्ट लग रहा है तो थोड़ा सा आप लोग पॉज करके आप लोग अपना से इवेलुएट कीजिए कि कितना क्वेश्चन सही बनाते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाता है बी, IIT मद्रास। IIT मद्रास तेल अवीव यूनिवर्सिटी इजरायली यूनिवर्सिटी है, जो अभी इजरायल और फलस्तीन के बीच झगड़ा चल रहा है। ये कुछ ज़्यादा ही चर्चे में इजरायल अभी है, तो इजरायल और फलस्तीन के बीच में बहुत पुराना ये चल रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। ये वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए एक एयर गेज का मतलब विकसित किया, एयर गेज विकसित किए हैं IIT मद्रास के साथ मिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मयूराक्षी रिवर फ्लो थ्रू द विच इंडियन स्टेट? कौन सा मयूराक्षी नदी जो है किस भारतीय राज्य से होकर बहती है, ठीक है। आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश।
मयूराक्षी रिवर के बारे में आप लोग बताना। कमेंट में आंसर जल्दी जल्दी आप लोग बताइए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। ठीक है, तो झारखंड का ये रिसेंटली न्यूज में इसीलिए था, जो कि जो चीफ मिनिस्टर जो झारखंड के हैं हेमंत सोरेन हैं, हेमंत सोरेन यहाँ का चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही एक मयूराक्षी रिवर पे एक ब्रिज, जो स्टेट में है सबसे लंबा ब्रिज मयूराक्षी रिवर पे, जो दुमका के पास, दुमका एक शहर है झारखंड का, उसी के पास मयूराक्षी रिवर जो है त्रिकुट हिल से निकलती है। 16 किलोमीटर जो ये देवघर से लगभग आगे, मतलब 16 किलोमीटर देवघर से दूर है त्रिकुट हिल। ये त्रिकुट हिल से निकल करके, त्रिकुट हिल से निकल करके हुगली रिवर जो वेस्ट बंगाल में बहती है, हुगली रिवर में ये मिल जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग का एक और ये फैक्ट पता चल गया, मयूराक्षी रिवर कहाँ से निकलती है, त्रिकुट हिल से निकलती है। त्रिकुट हिल कहाँ है, देवघर के पास है। और इसके ऊपर एक डैम भी बनाया गया है, वो आप लोग को डैम, इसके ऊपर एक डैम भी बनाया गया है। एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, उस डैम का नाम है मसूर। क्या नाम है उसका, मसनजोर डैम। ठीक है, मैसरजोर डैम है जो वो मयूराक्षी रिवर के ऊपर ही बनाया गया है, वो दुमका के पास, दुमका जो झारखंड का एक शहर है उसके पास मसूर डैम इसी मयूराक्षी रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। ठीक है, और एक जो मयूराक्षी रिवर लगभग 250 किलोमीटर इसका लेंथ है, जो झारखंड से निकल के वेस्ट बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका लेंथ क्या है मयूराक्षी रिवर का, 250 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करें। इतना सारा आप पॉइंट इकट्ठा करके नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विच इंडियन सिटी वाज रैंक द 4th मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू IQAir? IQAir के अनुसार किस भारतीय शहर को दुनिया का चौथा सबसे प्रदूषित शहरों का स्थान दिया गया है? चौथा प्रदूषित शहर पहला हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, और ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली को कितना रैंक मिला है, दिल्ली को 4th रैंक मिला है, मुंबई को 7th रैंक मिला है, और कोलकाता को 10th रैंक मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी में। इसमें दिल्ली 4 नंबर पे है पॉपुलेटेड सिटी में, मुंबई 7 नंबर पे, और कोलकाता 10 नंबर पे है। ठीक है, अब आप लोग को एक और ये बताता हूँ, अगर ये पूछ दिया जाए कि अब 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन कौन सा है, तो 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री का नाम भी आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपको लोग क्लियर हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर बी है। 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री का नाम में से सॉरी, हाँ, 10 मोस्ट पॉपुलेटेड जो कंट्री है इन द वर्ल्ड, 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू IQAir के अनुसार जो 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है उसमें पहला पोजीशन आता है चैड का। चैड एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कंट्री है, पहला पोजीशन चैड का है। दूसरा पोजीशन ईरान जो एशियन कंट्री है, ईरान का। सेकंड पोजीशन में क्या है, ईरान है, ईरान एशियन कंट्री है। थर्ड जो प्लेस आता है वो पाकिस्तान का है। ठीक है, तीसरा प्लेस पाकिस्तान का है, और इंडिया का जो पोजीशन है, इंडिया का पोजीशन 8वां है। ठीक है, आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, IQAir का जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, IQAir का जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और ये इंडिया का जो पोजीशन है ये तो 4th हो गया, 4th पोजीशन है मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी में। इसी में आप लोगों को पूछ दिया जाए कि इसका फर्स्ट प्लेस कौन है, तो फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है चियांग मई। क्या हो जाता है फर्स्ट पोजीशन पे, चियांग मई, एक थाईलैंड की सिटी है, थाईलैंड की ये सिटी है। पहला पोजीशन चियांग मई का है। दूसरा पोजीशन में जो आता है, सेकंड पोजीशन हमारा आ जाता है काठमांडू, नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, ये सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी में दूसरा नंबर पे रहता है। तीसरा नंबर पे थर्ड पोजीशन पे है शेंगयांग। थर्ड पोजीशन क्या है, शेंगयांग, चाइना। आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया, शेंगयांग चाइना। 4th पोजीशन पे तो दिल्ली है ही है, 7th पोजीशन पे मुंबई, और 10th पोजीशन पे कोलकाता। आप लोगों को पूरा फैक्ट क्लियर हो गया। कोई कॉपी लेकर के बैठिएगा, उसमें पूरा नोट करते जाइए। IQAir के हिसाब से इसे मैक्सिमम एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है मिनिमम, कम से कम
हर एक एग्जाम में लगभग पॉपुलेशन इंडेक्स से पूछ ही लेता है कि कौन सा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, या तो कंट्री पूछ देगा या तो फिर सिटी पूछ देगा। आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया ये डेटा, ठीक है। अब लोग हम नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है, ये थोड़ा सा लिखने में सही मतलब नहीं हुआ था, ये लिख लीजिए सेंग यांग। सेंग SHENYANG, SHENYANG, सेंग यांग चाइना का है, ठीक है। आप लोग पूरा नोट कर लिए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलाता है, विच बैंक हैज अपॉइंटेड महेंद्र सिंह धोनी एज द ब्रांड बैंक ऑफिस ब्रांड बैंक्स ऑफिशियल ब्रांड, ठीक है, बैंक ऑफिशियल्स ब्रांड एम्बेसडर टू स्ट्रेंथ इट्स कनेक्शंस स्पेशली विथ द यंगर पॉपुलेशन, ठीक है। किस बैंक ने महेंद्र सिंह धोनी को बैंक के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? आपका आंसर भी आ गया है। आंसर इसका हो जाता है करेक्ट SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो महेंद्र सिंह धोनी का बैंक्स ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देख लीजिए रिसेंटली और कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर अभी अभी बनाए गए हैं। तो पहला कैटरीना कैफ है, स्विस वॉच मेकर, स्विट्जरलैंड का एक घड़ी की कंपनी है रैडो का ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन है? कैटरीना कैफ, ठीक है। चेतन भगत जो है हेनरी हार्वे एडुकेशन महेंद्र सिंह धोनी, लेज का भी महेंद्र सिंह धोनी है। मोहम्मद सामी को स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नीरज चोपड़ा को लॉरियस एम्बेसडर बनाया गया, लॉरियस एम्बेसडर बनाया गया नीरज चोपड़ा को, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को रिलायंस रिटेलर जो जियो मार्ट का भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। कैटरीना कैफ जो है यूनिक्लो इंडिया का भी कैटरीना कैफ, और स्विस वॉच मेकर राइडो और यूनिक्लो इंडिया का ऋतिक रोशन, एग्जॉम मोबली, ये लोग आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाता है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है किस देश में स्थित है? आप लोग का ऑप्शन हो जाता है ए में बांग्लादेश, बी में इंडिया, सी में श्रीलंका और डी में नेपाल। करेक्ट आंसर इसका है बांग्लादेश। हम लोग मैत्री प्रोजेक्ट बहुत पहले से चलाते आ रहे हैं बांग्लादेश के साथ। मैत्री प्रोजेक्ट के अंदर वहाँ पे बांग्लादेश में रेलवे नेटवर्क भी चलती है। ये जो मैत्री प्रोजेक्ट है इंडिया का NTPC और बांग्लादेश का बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड दोनों को मिल करके ज्वाइंट वेंचर है। 50-50 का रेशियो में दोनों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगा हुआ है। हाल ही में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। हाल ही में अभी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ज्वाइंटली इनोग्रेट किए हैं 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, ठीक है, जो कि इंडिया स्पॉन्सर है। इंडिया और बांग्लादेश के मदद से बनाया गया है। ये अभी जो मैत्री थर्मल पावर प्लांट इसका सेकेंड यूनिट इसका अभी इनोग्रेट किया गया है। किसके द्वारा? इंडिया का PM के द्वारा और बांग्लादेश का PM शेख हसीना के द्वारा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी, ठीक है। अब ये बी हो गया, ठीक है। इसका कुछ और फैक्ट आप हम लोग देखते हैं। ये जो मैत्री जो प्रोजेक्ट है ये पासूर रिवर करके एक नदी है बांग्लादेश की, उसी के बगल में बैंक ऑफ द पासूर रिवर के किनारे पे ही ये बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राजाजी नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये जो टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क से हर एग्जाम में कुछ एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उत्तराखंड। राजाजी जो टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भी हैं, वो उत्तराखंड में बनाया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फंड के तहत जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या करना होता है? इकोलॉजी को सेव करना होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी, कल्चरल डेवलपमेंट। उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क है, 6 नेशनल पार्क उत्तराखंड में टोटल। ये लोग इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। एक नंबर पे तो एक नंबर पहला नंबर हो गया राजाजी टाइगर रिजर्व। दूसरा नंबर पे हो जाता है हमारा दूसरा नंबर पे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा नंबर पे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तीसरा नंबर पे आ जाता है
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा नंबर, ये सीक्वेंस नहीं बता रहा हूँ, मतलब थर्ड नंबर का है, थर्ड नंबर का है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में ही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। चौथा नंबर पे है हम लोग का, चौथा नंबर पर गंगोत्री, गंगोत्री नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है। पांचवा नंबर पे हो जाता है, फिफ्थ नंबर पे आ जाता है गोविंद गोविंद पशु विहार, क्या, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, ठीक है। ये गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, ये 5 हो गया। एक नंबर पे टाइगर, जिम कॉर्बेट, वैली ऑफ फ्लावर, गंगोत्री और गोविंद पशु विहार। क्वेश्चन अब छठा नंबर है, वो छठा नंबर एक और नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। यहाँ पे क्वेश्चन 6 नंबर पे आ जाता है नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। 6 नंबर पे क्या है, नंदा देवी, 6 नंबर पे है नंदा देवी नेशनल पार्क। टोटल आप लोग ये ध्यान में रखिए, उत्तराखंड से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है नेशनल पार्क से लेकर के, तो ये लोग थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिए। क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, क्या, कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है, इसका जो एम है वो कोलकाता का, इंडिया का जो कोलकाता शहर है, सी पोर्ट है, कोलकाता सी पोर्ट है, वो कौन सा कंट्री से जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जाता है, आप लोग को बताना है। जो कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है, वो हमारा इंडिया का, वेस्ट बंगाल का कोलकाता सी पोर्ट को किससे जोड़ेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार से ये जोड़ने का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। इंडिया का कोलकाता शहर को म्यांमार का पोर्ट से जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है, ठीक है। अब लोग आ गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा मतलब अनाउंस किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अनाउंस बहुत पहले किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार ने दोनों मिलकर ज्वाइंटली अनाउंस किए थे 2008 में ही, ठीक है। ये अप्रैल 2008 में ही ये अनाउंस किया गया था कि कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट हम लोग ज्वाइंटली मिल करके बनाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। ये देख लीजिए, ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ था, अप्रैल 2008 में, ठीक है। अप्रैल 2008 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। क्रॉस बॉर्डर एक प्रोजेक्ट है, ये जो यूनियन मिनिस्टर अभी जो अनाउंस, जो अभी रिसेंटली न्यूज में नितिन गडकरी है ना, वो यूनियन मिनिस्टर रोड एंड ट्रांसपोर्ट वाला है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नितिन गडकरी, उन्होंने भी ये जो इसका कलादीन प्रोजेक्ट जो होता है कनेक्टिंग द साउथ मिजोरम, इसको एक्सटेंड करके साउथ मिजोरम तक ले जाने का बात उन्होंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट, महादेई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका है उड़ीसा, बिहार, सिक्किम, गोवा, ठीक है। तो आप लोग को बताना है क्या करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गोवा, ठीक है। गोवा जो है, गोवा बीच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, अभी जो रिसेंटली क्या बोला है इसमें, रिसेंट न्यूज में इसीलिए चल रहा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट एक डायरेक्टिव इशू किया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है गोवा गवर्नमेंट को टू डिक्लेयर टाइगर रिजर्व, इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक इशू जारी किया है, इसीलिए रिसेंटली न्यूज में भी था महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस पर ध्यान रखिएगा, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने डायरेक्टिव इशू किया है कि महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाए। गोवा में एक और फेमस प्लेस है, उसको फेमस है, ये भी मैक्सिमम एग्जाम में पूछी दिया जाता है। गोवा में जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी गोवा में ही स्थित है, क्या, सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में। अगर आप लोग से पूछा जाए सलीम अली नेशनल पार्क, तो इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, सलीम अली नेशनल पार्क गोवा में नहीं बल्कि ये जम्मू एंड कश्मीर में है। नेशनल पार्क सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। सलीम अली का नाम से इसीलिए बोला जाता है, सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल सोलर फैसिलिटी इज एसोसिएटेड विथ विच ब्लॉक, ग्लोबल सोलर फैसिलिटी किस ब्लॉक से संबंधित है। आपका ऑप्शन हो जाता है G7, G20,
IESA और UNEA, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है IESA, ग्लोबल सोलर फैसिलिटी। इसमें देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है IESA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। इसका हेडक्वार्टर हमारा हरियाणा का गुरुग्राम में है, ठीक है, गुरुग्राम में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ठीक है। G20, अभी G20 का 2023 का इंडिया ही उसका मेजबानी किया था, 2023 का G20 सम्मेलन में। इसमें एक और ऐड कर दिया गया है, यूनाइटेड नेशन जो देखो UNEP जो है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर, इसका इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर नाइग्रो है। इसका कहाँ है हेडक्वार्टर? नाइग्रो। नाइग्रो जो है केनिया का एक शहर है, वहीं होता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाइग्रो है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा, व्हाट परसेंटेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया वेयर प्रोवाइड द टैप वाटर कनेक्शन अंडर द जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन, भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार को जल जीवन मिशन के तहत नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है? क्या किए गए हैं? अकॉर्डिंग टू 2023 का ये डेटा, अक्टूबर का 2023 का डेटा है। आप लोग को बताना है अक्टूबर 2023 तक में कितना परसेंट, 60%, 70%, 85% और 95% जल जीवन मिशन के तहत, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 70%, ठीक है। 70% जो ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल का पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है, ठीक है। ये जल जीवन मिशन जो होता है, ये जो लॉन्च किया गया है जल जीवन मिशन, जल जीवन हरियाली जो होता है, ये जो प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन, ये 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। PM नरेंद्र मोदी के द्वारा जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, ठीक है। विच इंडियन सिटी हैज बीन एडेड टू यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क इन लिटरेचर कैटेगरी का भी नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लिटरेचर कैटेगरी में है। किस भारतीय शहर को साहित्यिक क्षेत्र, साहित्यिक श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क से जोड़ा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है मदुरई, कोझिकोड, मैसूर और कुर्नूल। करेक्ट आंसर इसका हो जाता है कोझिकोड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में लिटरेचर कैटेगरी में इसको ऐड किया गया है, ठीक है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का तहत। इंडिया का मतलब इंडिया का दो शहर को मेनली ऐड किया गया है। पहला होता है ग्वालियर और दूसरा कोझिकोड। ग्वालियर जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, इसको म्यूजिक कैटेगरी में किया गया, ठीक है। ग्वालियर को म्यूजिक कैटेगरी में किया गया है और कोझिकोड को लिटरेचर कैटेगरी में किया गया है, ठीक है। आप लोग यहाँ देख लीजिए, कोझिकोड जो है एक केरल का है। कोझिकोड एक केरला स्टेट का एक शहर है। मदुरई जो है तमिलनाडु हो गया, मैसूर कर्नाटका और कुर्नूल आंध्र प्रदेश, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया कि कोझिकोड का कौन सा ये है कैटेगरी, क्या होता है। कोझिकोड जो होता है लिटरेचर कैटेगरी में है, और मैसूर का जो ग्वालियर है, ग्वालियर जो है जो मध्य प्रदेश का शहर है, ग्वालियर को म्यूजिक कैटेगरी में। ये कब अनाउंस किया गया है? ये जो वर्ल्ड सिटी डे मनाया गया था, वर्ल्ड सिटी जो ऑब्जर्व करता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा 31 अक्टूबर को, ठीक है। वर्ल्ड सिटी डे कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, ठीक है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क ऑन वर्ल्ड सिटी डे, वर्ल्ड सिटी डे कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है, कौन सा संस्थान परिवार को मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण आयोजित किया है? कौन सा संस्थान? विच इंस्टीट्यूट कंडक्टेड द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। परिवार का मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण आयोजित किया। आपका ऑप्शन हो जाता है ए नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI और सेबी। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है RBI। जो चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाइएगा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का कवर हो जाएगा। RBI, ठीक है, बता ही चुके पहले। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, सेबी का हेडक्वार्टर, ये दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिल्ली, ठीक है। तो ये कौन सा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड कौन किया? RBI करता है, RBI। अच्छा, हाउस होल्ड देखिएगा तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मत लगा दीजिएगा, ये RBI के द्वारा किया गया। शेड्यूल कब है इसका? दिसंबर 2023 में, ठीक है, 2023 में। कंडक्टेड अक्रॉस टोटल, मतलब ये जो सर्वे कंडक्ट हुआ है 19 शहरों में कंडक्ट हुआ है। कितना शहरों में? 19 शहर में। इसमें देख लीजिए कुछ शहर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, ये टोटल 19 शहरों में ये सर्वे कंडक्ट किया गया है RBI के द्वारा, ठीक है।
नीति आयोग का जो अभी सीईओ है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसका जो फैक्ट है। नीति आयोग का जो सीईओ है BVR सुब्रमण्यम, जो सी BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, ये नीति आयोग का सीईओ है। और इसका वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी, वाइस चेयरपर्सन, नीति आयोग के बारे में बता रहा हूँ। नीति आयोग का सीईओ BVR सुब्रमण्यम और इसका वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी है, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो गया, सुमन बेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग मूव करें। सीईओ और वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग को बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। ये और देख लीजिए, इसका जो चेयरमैन हो जाता है नीति आयोग का, डिफेक्टो होता है चेयरमैन, इसका डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना। इसका जो प्राइम मिनिस्टर अभी नरेंद्र मोदी जी जो है वो नीति आयोग का डिफेक्टो चेयरमैन है, ठीक है। वाइस चेयरपर्सन जो वाइस चेयरमैन वो सुमन बेरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। आप लोग बताना किस संस्थान ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदा का प्रभाव जारी किया है, ठीक है। आपदा का प्रभाव जारी किया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाता है नाबार्ड, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी FAO, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। FAO का फुल फॉर्म क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने ही रिलीज किया इम्पैक्ट ऑन डिजास्टर इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। ये आज का इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 25। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना, ठीक है। तो इसीलिए ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 जो है क्वेश्चन नंबर 25 ये आगे बढ़ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, तो विच फुटबॉलर प्लेयर हैज वोन द बलून डीओ प्राइज, बलून DOR, ठीक है। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बैलन डियोर पुरस्कार जीता है, ठीक है, बेस्ट प्लेयर के लिए। ऑप्शन नंबर ए लियोनेल मेसी, बी अर्लिंग हाल्डे, सी किलियन एम्बापे और डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है लियोनेल मेसी, ठीक है। लियोनेल मेसी ये पहली बार, ये जो अवार्ड 2009 में भी ये अवार्ड जीत चुके हैं पहली बार, और 2023 में भी लियोनेल मेसी ये अवार्ड जीते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। आज ये सेशन आज लोग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आ गया था, इसको देख लीजिए, आप लोग देख ही चुके थे। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, विच आर द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली स्टरलाइज एंड वैक्सीनेटेड इट्स इंटायर स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन। अपनी पूरी आवारा कुत्तों की आबादी को सफलतापूर्वक स्टरलाइज और टीकाकरण करने वाला पहला देश कौन सा है। ऑप्शन नंबर है नेपाल, इंडोनेशिया, भूटान और थाईलैंड। ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी इंडोनेशिया, सी भूटान और डी थाईलैंड। आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी भूटान। भूटान वर्ल्ड का जो पहला कंट्री हो जाता है, भूटान जो वर्ल्ड का, भूटान का जो कैपिटल है वो थिम्पू है, भूटान की कैपिटल थिम्पू है। भूटान जो है जो पहला कंट्री है जो प्राउडली अनाउंस किया है इट्स स्टेटस ऑन द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन टू सक्सेसफुली स्टरलाइज एंड वैक्सीनेटेड इट्स इंटायर स्टेट पॉपुलेशन। ये स्कीम जो हो जाता था नेशनल डॉग पॉपुलेशन एंड मैनेजमेंट रेबीज कंट्रोल प्रोजेक्ट, जो 14 साल से चला हुआ आ रहा है, ये लगभग